गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम 11th क्लास के अंदर जो राजनीति विज्ञान है उसके अध्याय तीसरे के अंदर अपन चर्चा कर रहे थे। अध्याय है आपका चुनाव और प्रतिनिधित्व, जिसके अंदर हमने भारत के अंदर जो वोटों के अंदर कौन सी प्रत्याशियों की जीत में कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है उसके बारे में हमने कल चर्चा की थी कि सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली के बारे में हमने चर्चा की कि जिसको वोटिंग के अंतर्गत मतदाताओं के द्वारा सर्वाधिक वोट जिस प्रत्याशी को प्राप्त हो जाते हैं उसकी विजय घोषित कर दिया जाता है, उसको उम्मीदवार के तौर पे उसका चुनाव कर लिया जाता है। अब हम इसके आगे का जो टॉपिक है हमारा चुनाव और प्रतिनिधित्व के अंतर्गत, वो है हमारा निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। कि यहाँ पर सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली तो अपनाई गई है, परंतु जो भी निर्वाचन क्षेत्र हैं उन निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। क्योंकि इस आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई है कि भारत के अंदर क्या है, छोटे छोटे सामाजिक समूह में विभाजित है भारत। छोटे छोटे जातियों के, वर्गों के, विभिन्न संप्रदायों के लोग हैं और इन सामाजिक समूहों का क्या होता है, अहित हो जाता है। क्योंकि बहुसंख्यक के अंतर्गत अल्पसंख्यक अपनी सीटें प्राप्त नहीं कर पाता है। क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली के अंतर्गत इनको विशेष जगह इस व्यवस्था में नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में भारत के अंदर जो निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण कर दिया गया है, जिसके पर्याप्त जो जिनकी संख्या कम है और जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे अनुसूचित जाति है चाहे अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए विशेष निर्वाचन क्षेत्र या सीटों का आरक्षण कर दिया जाता है कि उन्हीं के ऊपर केवल उसी वर्ग या समुदाय के व्यक्ति निर्वाचित होकर के आएंगे। इसके अलावा तो क्योंकि सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली के बारे में हमने पढ़ा, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब आज करेंगे हम चर्चा निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण के अंतर्गत क्या है कि हमने इससे पहले सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली में क्या होता है, जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिल गए हैं उसे ही चुना हुआ घोषित कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, छोटे छोटे जो हमारे देश के अंदर छोटे छोटे सामाजिक समूह हैं उनका अहित हो जाता है। हित नहीं बल्कि अहित हो जाता है। और यह भारतीय परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण हमारे यहाँ जाति आधारित, क्योंकि भारत के अंदर जो जाति आधारित भेदभाव का इतिहास कोई आज का नहीं रहा है, बल्कि बहुत लंबे समय से यह इतिहास रहा है कि जाति प्रथा यहाँ पर विद्यमान रही है और जातियों के एक जाति से दूसरी जाति में भेदभाव देखने के लिए हमारे को मिलता है। ऐसी स्थिति के अंदर जो सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का जो परिणाम क्या निकल कर के आता है कि दो दबंग सामाजिक समूह या जिसकी बहुत ज़्यादा संख्या है या दबंग सामाजिक समूह है, और इस प्रकार की जो समूह है या चाहे जातियां हैं वो हर जगह जीत जाएंगी। और जिनकी संख्या कम है, जिन जातियों की या जिन समूहों की संख्या कम है, वो चुनाव के अंदर अपना प्रतिनिधित्व या प्रत्याशी के रूप में जीत के रूप में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को अपनाया गया है। ऐसी स्थिति में जो दलित हैं, जिनकी संख्या कम है, दलित हैं, जो उत्पीड़ित हैं और सामाजिक समूह हैं, इस प्रकार के दलित उत्पीड़ित के जो सामाजिक समूह हैं उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। भारत की व्यवस्था के अंदर उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। तो इस कारण से हमारे यहाँ पर
कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए जिनके अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई कि जो दलित हैं, जो उत्पीड़ित वर्ग है, जिनकी संख्या कम है, जो जाति पर आधारित हैं, जिनको जो निर्वाचन क्षेत्रों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो सीटें उन दलित, उन अनुसूचित जाति, उन अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दी जाती है और उन सीटों के ऊपर केवल उत्पीड़क या दलित वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी ही को ही वो सीट आवंटित की जाती है, उसके ऊपर वो प्रत्याशी ही खड़ा किया जाता है। परंतु उसके अंतर्गत तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर देखो, इसकी शुरुआत आरक्षण की व्यवस्था क्यों आई, यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था को क्यों प्रदान किया गया, निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण क्यों लागू किया गया, इसके पीछे कारण यही है कि जो शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जिनकी संख्या कम है, जो जाति पर आधारित है, चाहे जो अनुसूचित जाति है चाहे अनुसूचित जनजाति है, उनको भी राज्य व्यवस्था में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल पाए, वो भी अपने हितों को पूर्ण रूप कर पाए। इसके लिए उनके लिए यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। हम बात करते हैं इसके अंतर्गत सार रूप में यही बात निकल कर के आती है कि इनको आरक्षण इसलिए प्रदान किया गया कि सर्वाधिक मत से जो जीत की प्रणाली है उसके अंदर कमी क्या देखने के लिए मिलती है। जो बहुसंख्यक वर्ग है, जिसकी संख्या ज़्यादा है, वो हर जगह हर सीटों पे जीत के अपने प्रत्याशी आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जिनकी संख्या कम है, जो उत्पीड़ित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति के अंदर उनको भी व्यवस्था के अंदर पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल पाए, इसके लिए सीटों को आरक्षण कर दिया जाता है निर्वाचन के अंदर। और वो सीटें किसको प्रदान की जाती है? दलित, उत्पीड़क वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। इसके लिए इस आरक्षण की व्यवस्था को देश के अंदर लागू किया गया। जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले भी इस बात पर बहुत बहस हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की थी। स्वतंत्रता से पूर्व भी इस विषय पर, कौन से विषय पर? आरक्षण वाले इस विषय पर बहस हुई थी और ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की। यह देश की आज़ादी से पहले भी इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया। इसका अर्थ क्या निकल करके आता है पृथक निर्वाचक मंडल का? कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के वोट डाल सकेंगे। किसका? पृथक निर्वाचन मंडल का अर्थ, इस पृथक निर्वाचक मंडल जो देश आज़ाद हुआ उससे पहले ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। इसका पृथक निर्वाचक मंडल का अर्थ हमारे सामने क्या निकल करके आता है कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में, किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में, किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में
केवल उसी समुदाय के, केवल उसी समुदाय के, केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे, लोग वोट डाल सकेंगे। कि जिस समुदाय के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया गया है उसके अंतर्गत केवल उसी समुदाय के प्रतिनिधि, उसी समुदाय के जो मतदाता हैं वो अपने प्रतिनिधि को वोट डाल सकेंगे, अन्य समुदायों को उसके अंदर भाग लेने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। किसके अंतर्गत? पृथक निर्वाचक मंडल। परंतु भारत के अंदर क्या है कि कोई भी जिसकी संख्या कम है, जो उत्पीड़ित वर्ग है, चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित, ये कोई एक जगह तो है नहीं, ये पूरे देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर फैले हुए हैं और इनकी स्थिति इस प्रकार की है कि उस विभिन्न क्षेत्रों में फैले होने के कारण इनका प्रतिनिधि कोई चुन के आ नहीं पाता है, क्योंकि इनकी संख्या कम होती है प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, परंतु फैले पूरे देश के अंदर। ऐसी स्थिति के अंदर ये पृथक निर्वाचक मंडल है वो यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकता था, क्योंकि इसके अंदर एक तो संपूर्ण जो मतदाता है उनको वोट देने का अवसर नहीं मिल पाता था, क्योंकि चाहे वो किसी भी क्षेत्र का, किसी भी जाति का हो, उनको अवसर नहीं मिल पाता था। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर इस कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है? निर्वाचन के अंदर आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है कि जो समुदाय है उस समुदाय के लिए फिक्स सीटें कर दी गई हैं कि उस जिस सीट के ऊपर जिस समुदाय की जो सीटें निर्धारित की गई उस समुदाय के का ही प्रतिनिधि खड़ा होगा चुनाव में, और अन्य जो समाज के जितने भी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय जो भी हैं वो सब उसको अपने वोट के द्वारा अपना वोट डालेंगे, उसके चुनाव के अंदर भाग लेंगे, परंतु वो सीट उसी समुदाय के लिए आरक्षित की गई है, जिससे उस समुदाय को देश की शासन व्यवस्था में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल पाए, वो भी अपने समाज के या अपने समुदाय के हित के बारे में कल्याणकारी योजनाएं या कल्याणकारी बात या अपना उद्देश्य प्रकट कर सके। तो देखिए यह व्यवस्था हमारे, परंतु देखो संविधान निर्वाचन ये देश से आज़ाद हुआ उससे पहले की थी, परंतु ये व्यवस्था क्या थी? जो कौन सी? पृथक निर्वाचक मंडल। इसको हमने इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि हमारे देश के अंदर हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उनके उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही थी, तो हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी, इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को अपनाया। इस कारण से हमने निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि इसके अंदर उसी किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के, अब मान लो यहाँ पर किसी क्षेत्र के अंदर एसटी के व्यक्ति हैं, वहाँ पे एससी के भी हैं, एसटी के भी हैं, ओबीसी के भी हैं, हर जाति के कैटेगरी के सदस्य, और उसके अंदर जो बहुसंख्यक है, मान लो जर्नल के हैं या ओबीसी के हैं, किसी भी कैंडिडेट हो जो बहुसंख्यक यही है, ऐसी स्थिति के अंदर जो अन्य जो जिनकी संख्या कम है, एससी एसटी जो अनुसूचित जाति जनजाति की जो संख्या कम है उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि इसको निर्वाचन के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था को अपनाया गया। साथ साथ में इसको क्यों नहीं अपनाया गया? क्योंकि इसके अंदर एससी एसटी के ही व्यक्तियों को, जो मान लो अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति ही उस समुदाय को अपने प्रतिनिधि को वोट डाल सकते, अन्य जो व्यक्ति जो शेष रह गए, जो जनरल है, ओबीसी है, जो सामान्य वर्ग है, जो अन्य जो जातियाँ हैं, उनको चुनाव के अंदर भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमने कौन सी की? वो निर्वाचन क्षेत्र में, इस कारण से हमने निर्वाचन क्षेत्र में उस सीट को आरक्षित ही कर दिया उस वर्ग के लिए। अब उस आरक्षित सीट के ऊपर उस वर्ग का प्रतिनिधि खड़ा होगा, परंतु उस प्रतिनिधि को वोट कौन देंगे? सभी जातियों के, सभी वर्गों के व्यक्ति जो मतदाता है उसको वोट दे करके और उसको विजय कराएंगे। इस प्रकार से ये आरक्षण की व्यवस्था को हमारे जो संविधान निर्माताओं के अनुसार ये हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक जो उत्पीड़ित वर्ग है उनके उद्देश्यों को पूरे करने वाली व्यवस्था, इसलिए इसको शुरुआत में 10 वर्ष के लिए अपनाया था। तो यह इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता, देखो इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को अपनाया गया।
आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को अपनाने का कारण। देखो इसको क्यों अपनाया गया है, इस व्यवस्था को हमने अपनाया क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट डाल सकेंगे। सभी मतदाता वोट तो डाल सकेंगे, लेकिन देखिए, लेकिन प्रत्याशी उसी समुदाय का होगा, उसी समुदाय या वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। तो इस कारण से हमने निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था को अपनाया। क्यों अपनाया, क्योंकि इसके पीछे देखिए कारण क्या है। पृथक निर्वाचक मंडल को हमने क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि इसके अंदर उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे जिस समुदाय के लिए वो सीट है, केवल उसी समुदाय को भाग लेने का अवसर मिलेगा। लेकिन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की इस व्यवस्था को क्यों अपनाया गया है हमारे संविधान के अंतर्गत। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता, केवल उस समुदाय के मतदाता नहीं बल्कि सभी मतदाता वोट तो डाल सकें, वोट देने का सबको अवसर मिलेगा, लेकिन जो प्रत्याशी है किसका होगा, वो उसी समुदाय का होगा जिस समुदाय के लिए वो सीट आरक्षित की गई है। उसी समुदाय का वो प्रत्याशी विजयी होगा, वही प्रत्याशी खड़ा होगा, परंतु उसको वोट सभी समुदायों के लोग उसको वोट दे करके उस प्रत्याशी को विजय बनाएंगे। इसलिए इसके अंदर सभी को मत देने का अवसर मिल जाता है, इसमें सभी को मत देने का अवसर नहीं मिलता है पृथक निर्वाचक मंडल में, जबकि इसके अंदर सभी को मत देने का अवसर मिल जाता है। साथ ही साथ में जो अल्पसंख्यक हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं, उनको भी जो व्यवस्था है राज्य व्यवस्था, उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इस कारण से हमने पृथक निर्वाचन जो व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था, इसको हमारे संविधान के अंदर अपनाया। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए अपनाई थी। देखिए तो संविधान अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोकसभा और राज्यसभा, देखो हमारे संविधान के अंदर ये व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में जो संविधान है वो तो देखिए इसमें संविधान
संविधान, अनुसूचित जाति, जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, जनजाति के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभा में, और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की है। किसकी व्यवस्था की है? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोकसभा में भी और राज्यों के अंदर जो विधानसभाएं पाई जाती हैं उनके अंदर भी इनके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो निश्चित सीटें आरक्षित की गई हैं कि इनके अंदर इनका प्रतिनिधि ही इन सीटों के ऊपर चुन के आएगा। चाहे लोकसभा की सीटें चाहे राज्य विधानसभा की सीटें हैं। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी। शुरुआत में कितने साल के लिए की गई थी? ये व्यवस्था 10 साल के लिए की गई थी। और परंतु देखो अनेक संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से इसे बढ़ा करके 2020 तक कर दिया गया है। वर्तमान में प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए, लेकिन अनेक संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से इसे बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया है। कितने साल तक? शुरू में 10 साल के लिए व्यवस्था को लागू किया गया था संविधान में, परंतु इसको समय अनुसार संवैधानिक संशोधन होते रहे और इस व्यवस्था को बढ़ाते रहे और वर्तमान में 2020 तक ही इसको कर दिया गया है। जैसे आरक्षण की अवधि खत्म होती है वैसे ही संसद संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसको और आगे बढ़ा देती है, बढ़ाने का निर्णय ले सकती है, बढ़ा देती। भारत की इसके साथ में देखिए लोकसभा में 543 सीटों में से लोकसभा कितने सीटें हैं भाई? लोकसभा की 543 सीटों में से देखिए, ये कई बार ये बोर्ड में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है, तो 543 सीटों में से देखिए 84 अनुसूचित जाति के सदस्य आते हैं, 84 अनुसूचित जाति के, और 84 के अलावा 84 के अलावा और 84 अनुसूचित जाति के और जाति के सदस्य तथा और 47 सदस्य अनुसूचित जनजाति के। इस प्रकार से ये इन सीटों के ऊपर 543 में से 84 तो अनुसूचित जाति के सदस्य चुन के आएंगे, 47 सदस्य प्रत्याशी वो अनुसूचित जनजाति के सदस्य चुन करके आएंगे। ये आरक्षण की देन है, इन सीटों के ऊपर इन्हीं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये 2020 तक के लिए व्यवस्था की गई है आरक्षण की। अब बात आती है, यह है हमारा जो आरक्षण की व्यवस्था। इस आरक्षण की व्यवस्था के अंदर जो निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, जो वो कौन तय करेगा और किस आधार पर उसका निर्णय लिया जाएगा कि किस सीट के ऊपर अनुसूचित जाति की जो या अनुसूचित जनजाति की सीटों निर्धारित की जाएंगी, ये तय कौन करता है, साथ में इसका निर्णय कौन लेता है, इन सब के बारे में हम कल चर्चा करेंगे।